वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हमारा क्लासरूम में चल रहा था। तो लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने ग्राफ की बात करी थी। ग्रोथ के लिए हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ में हमने 4 फेज समझे थे। और उन चारों फेज के बारे में हमने लिख लिया था कि इसमें लैग फेज आएगा, लॉग फेज आएगा, डिक्लाइन फेज होगा और आपका स्टडी फेज होगा। ठीक है जी। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो फेजेस के बाद हमारे पास आता है कि जो ग्रोथ है, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीजें ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हम समझते हैं। तो पहला जो हमारा आज की क्लास का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। प्लांट में जो ग्रोथ है उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहले हम समझते हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ की अगर हम कंडीशन समझें, तो सबसे पहली जो इसमें कंडीशन है, फर्स्ट जो चीज में रिक्वायर्ड होगी ग्रोथ के लिए, वो है वाटर। फर्स्ट थिंग है वाटर। वाटर क्या करेगा, देखो, वाटर की अगर बात करें तो वाटर रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए। कैसे? वाटर जो है ये सेल का एनलार्जमेंट कराएगा। सेल एनलार्ज कराएगा जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। इसमें होगा क्या, सेल में जब वाटर एंटर करता है, जब सेल में वाटर बढ़ेगा तो उसमें सेल में टर्जिडिटी आएगी। टर्जिडिटी की वजह से सेल का एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वो सेल जो है ग्रो कर जाएगी। दूसरा, वाटर कई एंजाइम की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है या एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। तो कई एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी वाटर जरूरी है, इसलिए वाटर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो वाटर में हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी, एक्सपेंशन ऑफ सेल एंड also required for enzymatic एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है, इसलिए वाटर ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो पहला हो गया वाटर। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो, ऑक्सीजन जो है ये किसमें हेल्प करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिलीज करने में हेल्प करेगा। हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस टूटते हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस टूटेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये लिख सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायर टू रिलीज द एनर्जी which is used for growth या which is required for growth। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं, ऑक्सीजन के बाद नंबर 3 जो है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें दो आते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
तो अगर जो हम मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी सब्सटेंस के सिंथेसिस के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं ये, और ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं दी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर, कैसे हैं ये सारे मिला के, विच आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये एसेंशियल हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट, ये प्लांट के लिए जरूरी है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बाद फोर्थ जो कंडीशन है ग्रोथ की, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरी है। और नंबर फिफ्थ जो है, नंबर फिफ्थ हमारे पास आता है एनवायरमेंटल सिग्नल्स। सिग्नल्स बोल लो या कंडीशंस कह दो आप एनवायरमेंटल। देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर लाइट आएगा, इसके अलावा ग्रेविटी आएगा, जो कि अलग अलग स्टेज ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या आएगा, इट इंक्लूड लाइट कॉमा ग्रेविटी which affect stage of growth। ठीक है जी, तो ये हमने समझ लिया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमने पांचों कंडीशन समझ ली, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल सिग्नल्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे और समझेंगे स्टेप इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस। प्लांट में जो डेवलपमेंट होती है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। नोट डाउन कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम समझते हैं स्टेप्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस। प्लांट में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन
डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं? देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो डिवाइड होंगी। तो पहले क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड। पहले ये सेल डिवाइड, ठीक है। उसके बाद जब सेल डिवाइड हो गई फिर क्या होगा, क्योंकि सेल जब डिवाइड होगी तो उसके बाद सेल का साइज बढ़ेगा, उसमें कुछ कंपोनेंट बनेंगे। तो यानी कि अब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। अब हुई, इसके बाद हुई प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, सेल डिवाइड हो गई और उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो गई। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के बाद फिर आगे क्या हुआ, अब हुआ सेल में डिफरेंशिएशन। तो अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के बाद फिर क्या होगा, फिर होगा एक्सपेंशन। साइज बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हुआ। अब टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेल मैच्योर हो गया, उन्हें सेलों ने सेल मैच्योर हो गई, सेल मैच्योर हुई। सेल मैच्योर होने के बाद क्या बना, इसके बाद बन गया टिश्यू फॉर्म, टिश्यू बनी। फिर आपको पता ही ऑर्गन वगैरह बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा, अब एंटर करेगा ये सेनेसेंट फेज में। तो अंडरगो सेनेसेंस, ओल्ड हो गई वो सेल, या वो पार्ट ओल्ड हो गया, एज हो गई उसकी। और उसके बाद क्या होगा फिर, फाइनली डाई। तो ये है इसमें डेवलपमेंटल स्टेप। इन स्टेप्स को नोट करें और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। प्लीज नोट डाउन, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फैक्टर्स को। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, देखिए एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं? अभी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, वो सारी एक्सटर्नल में आ जाएंगी। एक्सटर्नल में आपके पास आ जाएगा वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर और लाइट। ये सारे हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में क्या क्या आते हैं? इंटरनल में आएगा एंजाइम और हॉर्मोन्स। और जो हॉर्मोन्स हैं इन्हें बोलते हैं हम फाइटो हॉर्मोन्स। तो ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनको नोट कर लें फैक्टर को, क्योंकि कंडीशन हम सारी पढ़ ही चुके हैं, हमें सिर्फ फाइटो हार्मोन डिटेल में पढ़ना है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिसिटी। देखिए क्या होता है प्लास्टिसिटी। प्लांट क्या करता है, अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेगा अपने लाइफ में। प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करता है। और जब अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो लाइफ के अलग अलग फेज में प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लांट की इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें बोल सकते हैं कि प्लांट शो different structures at different phase of life by showing different response। ये डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसमें। ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी बोला गया है। प्लास्टिसिटी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेटेरोफिली। हेटेरोफिली, ये हेट्रोफिली क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिए हेट्रोफिली का मतलब है प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा तरह की लीफ शो करता है, उसे बोलते हैं हेट्रोफिली। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, इसे बोलते हैं हेट्रोफिली। अब ये हेट्रोफिली दो तरह की हो सकती है।
एक तो डेवलपमेंट की वजह से जो प्लांट अलग अलग फॉर्म शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और एक होती है जब प्लांट डिफरेंट फॉर्म शो करता है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो दो तरह की हेट्रोफिली है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो हम इसके टाइप और समझ लेते हैं। देखिए, हेट्रोफिली को दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी? जैसा कि हमने बताया आपको, डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की बात करें तो इसमें क्या होगा? देखिए, डेवलपमेंटल में क्या होता है कि जो यंग स्टेज होगी प्लांट में उसमें लीफ अलग होगी, और मैच्योर स्टेज में लीफ का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन यंग एंड मैच्योर स्टेज। एग्जाम्पल के लिए इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, एक तो है कोरिएंडर, कोरिएंडर, दूसरा है कॉटन, तीसरा है लार्कस्पर। जैसे यंग स्टेज में ये लीफ है कुछ इस तरह से, फिर प्लांट थोड़ा मैच्योर हुआ तो लीफ कुछ इस तरह से आ गई इसमें। और मैच्योर हुआ प्लांट तो लीफ कुछ इस तरह से आएगी। तो अलग अलग स्टेज पे आप देख रहे हो जो लीफ है उसका शेप अलग अलग है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली के बारे में। देखिए, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली को समझते हैं। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से लीफ जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, different types of leaves in different environmental condition। एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा बटर कप। बटर कप में क्या होगा, लीफ कुछ इस तरह से होगी,
ये है इन टेरेस्टेरियल एनवायरनमेंट। यही लीफ अगर हम एक्वेटिक किसी प्लांट में, यदि एक्वेटिक फॉर्म में देखेंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट देखोगे तो कुछ इस तरह से होगी लीफ। ये इस तरह से होगी ताकि उसको फ्लोटिंग में हेल्प कर सके। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें लीफ जो है वो चेंज हो गई है। तो ये हो गया इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो ये हमने समझ लिया एट्रोफिली को। तो इसके साथ हमारा जो प्लास्टिसिटी है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। आप इसे नोट करें, फिर हम समझते हैं फोटो पीरियोडिज्म को। देख, बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म का सिंपल मतलब ये है कि प्लांट का डे, जो लाइट है, जो लाइट मिल रही है प्लांट को, उस लाइट में प्लांट का रिस्पॉन्स आना, कि कितने टाइम तक प्लांट को लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। डे और नाइट जो रिस्पॉन्स है प्लांट का, उसको बोलते हैं हम फोटो पीरियोडिज्म। मतलब ये एक, जैसे प्लांट को मान लीजिए 12 घंटे की लाइट मिलती है, या कुछ प्लांट को 8 घंटे लाइट मिलती है तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। कुछ प्लांट को 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए तब उन्हें फ्लावरिंग होगी। कुछ प्लांट को लाइट तो चाहिए, लेकिन कितनी लाइट चाहिए वो उस पर डिपेंड नहीं करती उनकी फ्लावरिंग। तो इस पूरे रिस्पॉन्स को या फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म। द मैकेनिज्म mechanism that enables the plant to respond to the day length so that the flowers at a specific time is called photoperiodism। और सिंपली हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू periods of day or night। Response of plant to periods of day or night is called photoperiodism। इस रिस्पॉन्स को फोटो पीरियोडिज्म बोला गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया फोटो पीरियोडिज्म। अब देखिए,
लाइट जो है वो लीफ क्या करेगा, लाइट को परसीव करेगा। लीफ में लाइट आएगी, लीफ लाइट को रिसीव करता है, और यहाँ पर लीफ में एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है, ऐसा माना गया है। ये हार्मोन कोई इसके है नहीं, प्लांट के अंदर है नहीं, बस ये माना गया है कि प्लांट में ये हार्मोन सिंथेसाइज होगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, और जो ये हाइपोथेटिकल हार्मोन एज्यूम किया गया है कि प्लांट के अंदर देखा जाता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं फ्लोरीजेन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले लाइट रिसीव कौन करेगा, लाइट परसीव बाय लीफ। इसके अलावा एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, इट देयर इज एन हाइपोथेटिकल हार्मोन कॉल्ड फ्लोरीजेन responsible for फ्लावरिंग। ये हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लावरिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये एज्यूम किया गया है कि ये हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग के लिए जरूरी होता है। और ये कहाँ बन रहा है, तो लीफ के अंदर बनेगा। ये होता क्या है, ये हार्मोन लीफ से माइग्रेट कर जाता है शूट में या शूट एपेक्स के अंदर, और फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। और कब करेगा, ये तभी फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा जब लाइट में प्लांट का एक्सपोजर होगा, या फोटो पीरियड में प्लांट का एक्सपोजर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस हार्मोन माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू शूट एपेक्स। ये लीफ से शूट एपेक्स में चला गया, एंड इंड्यूस फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा ओनली व्हेन the plants are exposed to required inductive photo period। जब प्लांट को रिक्वायर्ड लाइट मिलेगी तब वो कर देगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। तो ये हमने समझ लिया फिनोमेना फोटोपीरियडिज्म का। दो साइंटिस्ट थे, एक थे गैर्नर और दूसरे थे एलर्ड, जिन्होंने सबसे पहले इसको, इसके फिनोमेना को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लाइन बताना, हाँ जी, लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला लाइन कह रहा है, देखो ये कह रहा है दिस हार्मोन माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू शूट एपेक्स। ये जो हार्मोन ना फ्लोरीजेन, ये लीफ में बनता है और लीफ से ये शूट में चला जाता है, और जब शूट में जाएगा तो फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। लेकिन ये काम कब करेगा, जब एक रिक्वायर्ड लाइट मिलेगी उस प्लांट को। तो लाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट क्या करता है, उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, और ऐसा माना गया है कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है फ्लोरीजेन, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम कल मिलेंगे, तो कल हम इसके प्लांट के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, और वर्नलाइजेशन जो टॉपिक है उसको समझेंगे, और एक टॉपिक समझेंगे हम फाइटोक्रोम का, और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक करके रखें, और जो भी डाउट है वो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।